दिस इज अ फास्ट ट्रैक रिविजन क्लास. आई विल बी वेरी वेरी फास्ट. साउंड चेक कर लीजिएगा उधर. एंड आप, ये रिविजन क्लास है, ये अमेंडमेंट क्लास है, तो मैं सारा कॉन्सेप्ट A to Z नहीं पढ़ाना पॉसिबल है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो क्लिप्स बना रहा हूं आपके रिवीजन के लिए, लास्ट मोमेंट हेल्प के लिए. AIF एंड एंजल फंड से 1 5 मार्क क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड इन एग्जाम. हो सकता है 2 भी आ जाएं, 4 और 4 या 5 या 3. ओके, सबसे पहले एक बेसिक ज्ञान आपको याद दिलाऊं कि AIF क्या होता था. अगर आपके पास नोट्स हो या बुक हो, जो भी लिखा हुआ है, AIF आर फंड्स विच आर रेजिंग फंड्स. मतलब ये ऐसा फंड है जो फंड रेज कैसे करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा. अगर याद आ गया, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा AIF इज रेजिंग फंड्स. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, LLP, ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट. जो इसके डेफिनेशन के अंदर ही इस पॉइंट को हम लोग देख लेते थे कि AIF जो है प्राइवेट पूलिंग के द्वारा रेज हो रहा है. इन्वेस्टर्स कैन बी इंडियन और फॉरेनर. ब्लैक वर्ड्स दिख रहे हैं अपनी किताबों में भी. And they are not mutual fund. They are not governed by MF regulations. They are not governed by CIS regulations. But कुछ funds AIF नहीं माने जाते हैं. Family trust, ESOP trust या funds managed by securitization company. They are not considered as AIF. अगर आपको अपना बुक्स दिखाई दे रहा हो तो एग्जाम के एक दिन पहले इस क्लिपिंग को सुनकर आपको वापस से इग्नाइट हो जाता है कि ओ AIF के आंसर्स में प्राइवेट पूल, ये सारे वर्ड्स मेरे आंसर्स में आने चाहिए. इसी क्लास में हमने फिर छोटे छोटे डेफिनेशंस देखे थे. लाइक आई विल जस्ट शेयर दिस विद यू. यहां पे याद है हेज फंड्स एक टाइप का AIF है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स. लॉट ऑफ स्मॉल डेफिनेशंस वर सीन. कॉर्पस का मीनिंग हमने सीखा था. कॉर्पस का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स कलेक्टेड बाय AIF ऑन अ पर्टिकुलर डे. जो एक टोटल अमाउंट हमारा स्टैंड कर रहा है, दैट इज नोन एज कॉर्पस. पक्का. और ये फंडिंग प्राइवेट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू हो रही है एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स कलेक्टेड. वेरी गुड. सो सम स्टूडेंट्स हैव मेड नोट्स एंड बहुत अच्छा भी लग रहा है देख के ही, मतलब आपको याद हो सकता है. वी कांट शेयर इट विद अदर व्यूअर्स, ये उनकी पर्सनल है. सॉरी, मैसेज भी मत करिएगा जो यूट्यूब में देख रहे हो. तो जो भी स्टूडेंट या टीचर्स यूट्यूब में देख रहे हो, दिस इज आवर पर्सनल. नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टिबल फंड्स. इसका क्या मतलब है अगर शॉर्ट में डेफिनेशन आ जाए. कॉर्पस में से जब आप माइनस कर देते हैं, ये आया हुआ एग्जाम में, क्या लिखा हुआ था, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड्स. कौन सी डेफिनेशन नंबर है ये. इन्वेस्टिबल फंड्स की डेफिनेशन कहां दी हुई थी. P. यस. तो ये भी पेपर में आया हुआ है. व्हाट इज इन्वेस्टिबल फंड्स. कॉर्पस मतलब जो टोटल फंड्स कलेक्ट किया है उसमें से माइनस कर दो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. जिनका छूटा हुआ है हेल्प मिल रहा होगा. ठीक है सर. फिर इस तरह से बहुत सारे छोटे डेफिनेशंस हो रहे थे. नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था, कैटेगरी 1 AIF, कैटेगरी 2 AIF, कैटेगरी 3 AIF. उसके बीच में हमने डिफरेंस दिखाया था आपको. देयर वाज अ लॉट ऑफ टैबुलर डिफरेंसेस. जो स्टूडेंट्स रैंक लाने वाले उनके ऑलरेडी डिफरेंसेस और पूरा सब कुछ बना हुआ है. आंखें बड़ी बड़ी हो गई होंगी देखकर. ओके, वेरी नाइस हैंड राइटिंग, वन ऑफ द बेस्ट हैंड राइटिंग्स सीन इन रीसेंट ईयर्स. तो देखिए, कैटेगरी 1 वेंचर कैपिटल फंड को बोलते हैं सर. कैटेगरी 2 का एग्जाम्पल प्राइवेट इक्विटी फंड. And category 3 hedge fund was an example. और usually इनके tenure 3 years रहते हैं. Category 1 and 2 are close-ended schemes और category 3 close-ended या open-ended कुछ भी हो सकता है. तो मैं बोर नहीं करूंगा, जो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वो वापस से आपके पास बस हेल्प कर दे रहा हूं कि इस टाइप के कैटेगरीज के डिफरेंसेस आपके पास होने चाहिए. सर मुझे AIF के रूप में रजिस्टर करवाना है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज AIF. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए अगर आप अपने आप को AIF के रूप में रजिस्टर करवाना चाहते हैं. तो लिखा हुआ है, अगर आप कंपनी फॉर्म में हैं तो आपके मेमोरेंडम में ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में. पार्टनरशिप फॉर्म में बनाया है तो पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड. और ये जो इन्विटेशन आप करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही सिर्फ कर सकते हैं. एंड द एप्लीकेंट या स्पॉन्सर जो यहां पर है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन हो एज पर सेबी. विच पेज नंबर इज दिस. 3. इसी का था वो अंश जो भी मैं पढ़ के बता रहा था, कंडीशंस फॉर गेटिंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज AIF. ठीक है, तो ये सारा हो गया था. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर वाज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ, अब जो बोलने जा रहा हूं, AIF और म्यूचुअल फंड्स के बीच में डिफरेंस था. दैट इज अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स, क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, चैप्टर के एंड में था. तो जो भी इसको यूट्यूब से सुन रहा हो, AIF एंड म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंस आपने एग्जाम में जाने के पहले
पक्का किया होगा। ये म्यूचुअल फंड के चैप्टर में भी था, एआईएफ एंड म्यूचुअल फंड्स का टैबुलर डिफरेंस। मैं अब आपको अमेंडमेंट करवाता हूं। द अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू एंजल फंड्स। सर नहीं, इंस्टीट्यूट की साइड पे ही नहीं आया अमेंडमेंट, वो सीधा एग्जाम में जब आएगा ना वहां कटेगा। सर आपके बोलने पर हम कैसे मान ले? मेरे पास गीता है, एक भाई बोल रहा मेरे फ्रेंड का नाम भी गीता है, ये इस गीता का बात हो रहा है। दिस इज सेबी मैनुअल। मैं अपने आप को अमेंड करता हूं गवर्नमेंट की इस पब्लिकेशन से, हर 6-6 महीना में पैसा खर्चा करके लेटेस्ट वाला फिर खरीदता हूं। सर गूगल पे तो आजकल सब कुछ आता ही है। वो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन कई बार मिसलीडिंग भी होती है, जो पब्लिकेशंस होती हैं दे आर नॉट यूजुअली मिसलीडिंग, सो आई यूजुअली वांट टू स्पेंड ऑन दीज थिंग्स। आइए पेज नंबर्स बताइए एंजल फंड्स का, जहां पिछले टर्म के बच्चे सभी को भला होगा, मतलब एवरीवन कैन बी अपडेटेड, छात्रगण, विद्यापक, अध्यापक, सभी को इससे काफी हेल्प मिलेगी। एंड सीएस फाइनल अगर आपका पेंडिंग हो प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, मतलब डोंट डिले इट फर्दर। कई लोग फाइनल्स में भी काम आता है ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। पेज नंबर्स क्या है? व्हाट इज द, या आई गॉट इट। एंजल फंड्स है इसमें, खोल के दीजिए। स्टार्ट रीडिंग एंजल फंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मार्केट का सबसे हॉट टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा स्टार्टअप्स और को एंजल फंड से बहुत हेल्प मिलता है, तो ये आने की सबसे हाई चांसेस है। मैं आपको शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूं, एंजल फंड में अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ एआईएफ फंड। सर वो तो पता था। एंजल फंड इज अ सब कैटेगरी ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। याद आया? वेंचर कैपिटल फंड्स कौन सा कैटेगरी था? कैटेगरी 1। याद आया? प्राइवेट इक्विटी वाज कैटेगरी 2 एआईएफ। तो एंजल फंड इज अ टाइप। तो जो लोग वीडियो सुन के तैयारी कर रहे हैं, ले आउट प्लीज, जो लोग वीडियो सुन के तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि वापस री इन्फोर्स होंगे। एनसीबी जैसे सब्जेक्ट्स वीडियो सुन के तैयार करना चाहिए। पढ़ते हैं भूल जाते हैं, फिर से टीचर की जो कर्कश ध्वनि आप सुनेंगे दैट विल हेल्प यू टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। एंजल फंड इज अ सब कैटेगरी ऑफ वेंचर कैपिटल फंड अंडर कैटेगरी 1 एआईएफ। वाह क्या सुभान अल्लाह, क्या अच्छा लिखा है। इट रेजेस फंड्स फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर्स। सो नाउ द क्वेश्चन इज, एंजल इन्वेस्टर कौन हो सकता है? हिंदी में समझा दूं, एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एआईएफ। तो एंजल इन्वेस्टर से एंजल फंड्स पैसा लेता है। अब वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कुछ क्राइटेरिया दी है, मैंने क्लास में पढ़ाया था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये आपको याद करना होगा। तो मैं झूठ मूठ आपको पकाने के लिए वापस रीड कर करके बड़ा नहीं कर दूंगा। रिवीजन मतलब सारा रिवीजन होता है। आई हैव सीन सम रिवीजन एक चैप्टर करके रिवीजन क्लास अपलोड करते थे। रिवीजन शुड बी अ होलिस्टिक रिवीजन टचिंग ऑल द कॉर्नर्स। तो मैं बहुत तूफान मिल की तरह बोल रहा हूं बिकॉज आई हैव टू कवर एवरीथिंग। तो पहले ये याद हो गया, एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ एआईएफ। हाँ सर, अच्छा लगा। कौन सा टाइप ऑफ एआईएफ है? कैटेगरी 1 एआईएफ में वीसीएफ था, उसका एक सब कैटेगरी है। और इसमें एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इंडिविजुअल विद सम क्राइटेरिया सेटिस्फाइंग। वो पढ़ते पढ़ते डेवलप होगा। अभी मेरे संग बोल बोल के आपको कोई डेवलप नहीं होगा। मैं 3 बार बोलूं, आपको 4 बार बुलाऊं, कुछ आनी जानी है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट इन एआईएफ। अब होगा कहानी में ट्विस्ट, इसमें चेंजेस आने लगेंगे। अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है एंजल फंड में, तो पहला बात बता दूं, वो इंसान सिर्फ एंजल इन्वेस्टर हो सकता है। Only angel investors can invest in angel funds. Okay. Angel funds shall have a corpus of at least 5 crores करिएगा। अमेंडमेंट कब हुआ सर? अरे बहुत पुरानी बात है, 31 मई 2018 को ही हो गया था। लिखो, अंडरस्टूड? तो बुक ब्लैक एंड व्हाइट या एक ही कलर की है, पर अंदर में आप रंग भरे थे क्लास में। तो जो बच्चे आते नहीं अमेंडमेंट क्लास के लिए, उनके लिए ये सौगात है। 5 करोड़ एंजल फंड्स की कॉर्पस। एंड कॉर्पस का मतलब इसीलिए मैंने शुरू में बनाया था, द टोटल अमाउंट्स ऑफ फंड्स कलेक्टेड शुड बी एटलीस्ट 5 करोड़। ओके, एंजल फंड कैन एक्सेप्ट अप टू मैक्सिमम हाउ मेनी इयर्स? क्या करेक्शन था? बढ़ा दिया, 5 साल तक एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसा। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉट लेस देन, ये सेम है ना, मिनिमम एक इन्वेस्टर से, मिनिमम फ्रॉम 1 इन्वेस्टर इज हाउ मच? 25 lakhs. यू हैव टू लर्न। तो आज एक अलग कॉपी भी चाहिए मुझे, अलग कॉपी या पेज में लिख रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेबी सिलेबस आई एम डूइंग टुडे। और देखो कि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक भी नहीं आया, सारे इजी वाले आ गए। बट दीज आर मोस्ट डायनामिक टॉपिक्स, कंटेम्पररी टॉपिक्स आप बोल सकते हैं। तो एंजल फंड इज हैविंग अ कॉर्पस ऑफ एटलीस्ट 5 करोड़। एंजल फंड्स मैक्सिमम 5 साल। सर कब हुआ चेंज? अरे जब हुआ, जब तुम खुश हो रहे थे अपने किताबों को देखकर, सुंदर किताबों को देखकर। 31 मई 2018। अंडरस्टूड? सही जवाब।
ये फंड्स आप प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह के थ्रू रेस कर सकते हैं। वो तो सर आप सुबह से बोल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड्स, एक लाइन बोल पाओगे सर? लगाएगा कौन? एंजल इन्वेस्टर। कैसे लगाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये दो तो राइट कर ही देना, फिगर याद नहीं हो तो चलेगा। ये दो लिख के आना इंसानियत के नाते। और फिगर्स ये याद हो सकता है कि एंजल फंड का कॉर्पस कितना है? 5 करोड़। सिर्फ मेरे से लॉ पढ़िएगा, ऋतिक रोशन से मत पढ़िएगा, क्योंकि वो 6 करोड़ करवा देगा। वो अगर हाथ दिखा के पढ़ाएगा ना आपको, ओके। और कई लोग दोनों हाथ दिखा दिखा के पढ़ाते हैं, तब वो 10 करोड़ करवा देंगे आपको। तो 5 करोड़ याद रखिएगा। एंड एंजल फंड्स मैक्सिमम 5 साल। अरे वाह, 5 इज द मैजिकल फिगर फॉर एंजल फंड। किसी को बताना मत। ANGEL, जितने अल्फाबेट्स उतना का कुछ यहां पर धनराशि का खेल हो रहा है। 5 साल तक ले सकते हैं, 5 करोड़ तक ले सकते हैं। ऐसा हर जगह काम नहीं आता है, फालतू बात इधर ही काम आए। आज के बाद खुश हो जाओगे, सर तो क्लास ही में रटवा दिए। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। एंजल फंड्स लगाएगा कहां पैसा? दे शैल इन्वेस्ट, ये जो वर्ड ओनली था ये हटा दिया। इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग्स जिसकी टर्नओवर 25 करोड़ की हो। वेट, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और को सेटिस्फाई करती हो, एंड हैविंग अ टर्नओवर, ये तुम्हारे बुक्स में भी है ना, लेस देन 25 करोड़। सर 25 लाख बोल रहा था, वो अलग चीज था। एक इन्वेस्टर से 25 लाख आवे और हम उस VCF में लगाए जो बेसिकली स्मॉल हो, 25 करोड़ का लेस का टर्नओवर हो। क्योंकि आपको शायद पता होगा इनडायरेक्टली ये स्मॉल, अरे वो जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन जो थी ना, उसकी ओर इशारा भेज रहा है ये। स्टार्टअप कंपनीज की ओर इशारा भेज रहा है। स्टार्टअप कंपनीज याद है आपको? स्टार्टअप कंपनीज में कुछ क्राइटेरिया था कि टर्नओवर कभी भी आपकी 25 करोड़ के ऊपर। तो यानी एंजल फंड्स बेसिकली स्टार्टअप में लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट पेज में जाइए जहां पे अमेंडमेंट आपका वेट कर रहा है फिर से। सर कब हुआ पता ही नहीं चला, मेरे तो एग्जाम है और मेरे को बताया ही नहीं गया। अरे बहुत चीजें आपको नहीं बताई गई है, पर ये इंडिया है ना, यहां पता ही नहीं चलता। अंधविश्वास जिंदाबाद। पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बाय एन एंजल फंड इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इज एट लीस्ट 25 लाख एंड मैक्सिमम 10 करोड़। सर कब? अभी करो 10 करोड़ हो गया। ये कब आया सर? कैसे मान लूं? मेरे पास सेबी मैनुअल है। अंडरस्टूड? एकदम ओरिजिनल, जिसको बोलते हैं ना असली, इटैलिक्स में अमेंडमेंट और संग में डेट और लिखा रहता है। तो कोई फ्रेंड भावुक कर देना, तुमने टीचर देखो कलकत्ता के सबसे बूढ़े लॉ टीचर हैं, वो बुढ़ा गए हैं, बोला ओल्ड इज गोल्ड। ओके, तो इसमें सारा लिखा हुआ है। ऐसे कोई भावुक भी, कई लोग बच्चे भावुक होकर भी आते हैं, सही बोल रही हो सखी, देखो इनका बुक भी कितना प्लेन है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और बुक में सेबी मैनुअल की पेशकश है। तो ये आपको मिला 10 करोड़। सबके 10 करोड़ आए हुए हैं क्या? देखो कई लोग का मिस तो नहीं हुआ था। तो आज याद भी हो रहा है। वापस याद कराता हूं। एंजल फंड उन स्टार्टअप टाइप में लगाएंगे जिसकी टर्नओवर लेस देन 25 करोड़ हो। एंजल फंड्स उन VCU में लगाएंगे एन इन्वेस्टमेंट मिनिमम 25 लाख की होगी। ओ लॉजिक याद करो, जब लेते हैं तभी भी 25 लाख लेते हैं, जब लगाते हैं तो भी 25 लाख लगाते हैं। एंड मैक्सिमम 10 करोड़ एक VCU में लगा सकते हैं। और ये जो पैसा एंजल फंड VCU में लगाएंगे, दिस इज लॉक्ड इन फॉर 1 ईयर। सर इंस्टीट्यूट की बुक में 3 इयर्स लिखा हुआ है सर, उनके बुक में तो ईयर लाइन ही नहीं लिखा हुआ है। अरे 1 ईयर ही आंसर है। अंडरस्टूड? पहले ये 3 इयर्स हुआ करता था बहुत साल पहले, फिर ये लॉक इन 1 ईयर कर दिया। लॉजिक क्या है कि बताओ? ब्लॉक उनको भी खराब नहीं लगे, हमारा पैसा इतना दिन के लिए ब्लॉक कर दिया कि 1 साल तक वो जो पैसा लगाए हैं उसको लॉक इन कर दिया गया। एंजल फंड विल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25%, मैक्सिमम 25% इन 1 VCU लगा सकते हैं, वरना क्या होगा, रिस्क हो जाएगा, फिर वो VCU डूबेगा तो आप भी डूब जाएंगे। तो यानी कहानी में आप देख रहे हो 25 25 25 5 कुछ तो हुआ होगा। तो इस बिल्डिंग से जाने के पहले एंजल फंड की पहली लाइन याद है? एंजल फंड इज अ टाइप ऑफ AIF। सर ये तो याद है। कौन सा AIF? कैटेगरी 1। ओके सर, ये भी याद हो गया। कैसा? VCF के अंदर कैटेगरी 1 AIF है। पक्का? सर हमेशा से एक टेंशन था, आज समझ में आया। इसमें पैसा कहां से आएगा? एंजल इन्वेस्टर्स, ये कुछ अच्छे बड़े बड़े इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिनकी कुछ थी क्राइटेरिया, भूल जाता हूं, लास्ट में देखूंगा।
जो बहुत ही बोरिंग डेटा होता है उसके पीछे मत पड़ो कि वहीं पे चिल्ला चिल्ला के घर में प्रदूषण फैला रहे हो, नॉइज पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एंजल फंड्स. अब वापस मेरे को भी नहीं आता है. एंजल इन्वेस्टर्स लगा सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लगा सकते हैं. एंजल इन्वेस्टर एंजल फंड में लगाएंगे, एक जन से मिनिमम जो धनराशि आएगी 25 लाख की आएगी. राइट हो गया. एंजल फंड का जो कॉर्पस है, टोटल फंड मिनिमम 5 करोड़ का होगा. आज ही सीखे हो पहली बार. ओके, और मैक्सिमम 3 years तक, 5 years तक दे विल एक्सेप्ट अप टू 5 years एन इन्वेस्टमेंट ऑफ नेट नॉट लेस देन दिस थिंग. पक्का. अब ये पैसा कहां लगाएंगे सर? इन लोग ना स्टार्टअप और में लगाते हैं, छोटी कंपनियों में लगाते हैं एंजल फंड्स वाले लोग पैसा. एंड सर इन लोग जो पैसा लगाएंगे किसी एक वीसीयू में, जब भी पैसा लगाएंगे मिनिमम 25 लाख हो, पर सर एक ही वीसीयू में 25% से ज्यादा अपना टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देंगे. एंड सर ये जो भी पैसा लगाएंगे एक वीसीयू में वो लॉक्ड इन रहेगा, ताकि उस स्टार्टअप को भी कम से कम लगे कि 1 साल तक तो इन लोग अपना पैसा मांगने नहीं आ रहे. तो दिस वाज अ स्मॉल अमेंडमेंट इन एंजल फंड्स. मैं छोटे छोटे क्लिपिंग्स डाला हूं, आप प्लीज देखिएगा. अच्छा, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग अलग से इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट में 2/3 1/3 कुछ चक्कर था, एंड उन लोग डोमेस्टिक अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाते थे. सो स्टॉप दिस क्लिपिंग प्लीज. Yes, I'll be discussing delisting amendments, chapter number 18 में. पहले आपको बता दूं amendments delisting के एकदम एंड में जो नई किताबें हैं उसमें डाली गई हैं. delisting के amendments पता नहीं चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है. Yes, और हम लोग इसको वेबसाइट पे भी डलवा दे रहे हैं. delisting का ये जो अमेंडमेंट है ये अगर आपको गूगल भी करना पड़े ना वहां भी मिल जाएगा. तो ये कहां पर है? ये रेगुलेशन नंबर 3 डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन नंबर 3. सर ये अमेंडमेंट कब आया सर? मेरे को पता ही नहीं चला. मेरी बिल्डिंग के भैया ने भी नहीं बताया. बिल्डिंग के भैया की सीएस कंप्लीट नहीं हुई होगी लगता है. 31 मई 2018 को ये डीलिस्टिंग की अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी. ओके, इफेक्टिव कर दिया गया था 31 मई 2018. पुरानी बात है. तो इसमें हुआ क्या था, पहले आपको थोड़ा सा रूपरेखा रेडी कर दूं. आई विल बी फास्ट. हाँ, वॉलेंट्री डिलिस्टिंग, तुम अपनी इच्छा से अपने कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज से हटा रहे हो, दैट इज वॉलेंट्री डिलिस्टिंग. इसमें 2 कॉन्सेप्ट्स है. अगर तुम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल से हटाते हो ना, तो तुम्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को. एक प्राइस देना पड़ता है जो बुक बिल्डिंग मैकेनिज्म से डिटरमिन होता है. दैट इज नोन एज रिवर्स बुक बिल्डिंग. उस पे न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में. दिसंबर 15 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था. तुम्हारे एग्जाम जब भी है मुझे नहीं पता, 19 20 21 तुम्हारे पेपर में भी आ सकता है. तो वो था वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस. नेक्स्ट वी कम अपॉन वॉलेंट्री डिलिस्टिंग फ्रॉम ओनली वन स्टॉक एक्सचेंज बट यू आर स्टिल लिस्टेड ऑन अ नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी नहीं देना पड़ता है. कंपल्सरी डिलिस्टिंग के कई ग्राउंड्स थे कंपल्सरी डिलिस्टिंग के. आप क्या से तो उस वो आपको मैंने आईसीएसआई मैथ से करवाया था, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. तो कंपल्सरी लिस्टिंग में फेयर वैल्यू डिटरमिन करके इन्वेस्टर को दिया जाता है. सर अगर इन्वेस्टर खुश नहीं हो कंपल्सरी लिस्टिंग से, उसको अच्छा नहीं लगा, वो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास अपील कर सकता है. पक्का. सो ये जो ज्ञान है ना कि ये प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा डीलिस्टिंग के लिए, जो हम और आप सीख रहे थे. तो आईबीसी कोड सुना आपने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया, जिसके कुछ अंश आप पढ़े भी हैं ऑलरेडी. तो आईबीसी कोड के कारण यहां पे एक रिलैक्सेशन आया है. फुल पेज वंस प्लीज. नथिंग इन दीज रेगुलेशंस विल अप्लाई टू एनी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी. और ये डीलिस्टिंग क्यों हो रहा है वो सुनो. ड्यू टू अ रेजोल्यूशन प्लान, ये वर्ड्स दिखा आपको, अंडर द आईबीसी कोड. मैंने क्लास में बहुत डिटेल में समझाया था, प्रॉपर क्लास में, यहां भी समझा दे रहा हूं कि अब ये सब वर्ड्स मेरे को मत पूछना. व्हाट इज रेजोल्यूशन प्लान? एनसीएलटी अप्रूव करता है एक रेजोल्यूशन प्लान को. उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी के शेयर्स को डिलिस्ट करना, इक्विटी शेयर्स को. उसके कारण जब डिलिस्टिंग होगा ना, तो डिलिस्टिंग के रेगुलेशंस को पालन करने की दरकार नहीं है. पर उसमें कब आपको सुविधा मिलेगा? इफ वर्ड मिला क्या? इफ इट लेज डाउन स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर टू कंप्लीट द डीलिस्टिंग. पूरा एक प्रोसीड्यूर दिया हुआ है कि डीलिस्टिंग कैसे करना है. वेरी गुड प्लान. उस प्लान में एग्जिट ऑप्शन भी दिया हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं वो इस प्राइस पे, जो कि रेजोल्यूशन प्लान में लिखा था, उस पे उन्हें पैसा दे दिया जाएगा.
प्रोवाइडेड दैट एग्जिट टू द शेयर होल्डर्स शुड बी एट अ प्राइस, जिस प्राइस पे आप शेयर होल्डर्स को मौका दे रहे हैं निकलने का, इट शुड बी मिनिमम जो लिक्विडेशन वैल्यू आईबीसी कोड में डिटरमिन होती है। अभी मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं लिक्विडेशन वैल्यू के प्रोसीजर वापस समझाऊं आपको। आफ्टर पेइंग द प्रायोरिटी पेमेंट्स जो वैल्यू डिटरमिन होती है उतना कम से कम दिया जाए। तो हिंदी की पहली लाइन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंपनी बुरे दौर से गुजर रहा था, ले आउट प्लीज, और उसकी आईबीसी कोड के अंदर अभी अभी रेजोल्यूशन हुई है, और फिर नेक्स्ट लाइन पता रहेगा, इट वांट्स टू डीलिस्ट बट इट इज नॉट इंटेंडिंग टू फॉलो सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशंस, गिव व्हाट फाइन विल बी इम्पोज। और तुम तो बस फाइन कोई पूछता है दूसरों पर लग रहा होता है ना, तो हाथ कलम खोल के आई वुड लाइक टू इम्पोज सो एंड सो फाइन्स। ये एक्सेप्शन वाले क्राइटेरिया में है कि अगर डीलिस्टिंग रेजोल्यूशन प्लान ऑफ आईबीसी कोड के तहत होती है और उस प्लान के अंदर नंबर 1 स्पेसिफिक प्रोसीड्यूर ऑफ डीलिस्टिंग लिखा हुआ है, नंबर 2 एग्जिट ऑप्शन दिया जा रहा है एग्जिस्टिंग पब्लिक शेयर होल्डर्स को कि ये प्राइस लेंगे प्रमोटर्स आपको देवेंगे, आप लेके जा सकते हैं, पर वो प्राइस मिनिमम लिक्विडेशन वैल्यू के बराबर कम से कम आनी चाहिए। लैंग्वेज मिला? प्रोवाइडेड फर्दर if the existing promoters or shareholders are proposed to be provided an opportunity to exist under resolution plan at a price higher than the price determined. Language मिला? अगर ये at a price higher than the price determined हो रहा है, okay, if the existing proposer proposed to be provided an opportunity to exit at a price higher, तो public shareholders को भी फिर higher price मिलेगा। मतलब कि भेदभाव नहीं हो सकता कि प्रमोटर्स को ज्यादा प्राइस, पब्लिक शेयर होल्डर्स को कम प्राइस, वो नहीं चलेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर पता है मेरा ये मानना है कि जब ये अमेंडमेंट आता है ना, जिस साल सीएस में यूजुअली देखा गया है, एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, उसी साल पूछ लिया जाए जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, दे हैव नेवर सीएस में, सीए में अच्छा है उसी साल पूछ लेता है, सीएस में हमेशा फिर अमेंडमेंट को 2 टर्म बाद पूछा जाता है। तो आप समझ लीजिए जैसे भी हो। तो अब जो इन सालों में जो बच्चे स्पेशली दे रहे होंगे एग्जाम 2020-21 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। so, मेरे फ्रेंड्स दे रहे थे 1918 में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, बट मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। फिर कई बच्चे क्या करते हैं पता है, कल एग्जाम है, आज डीलिस्टिंग का ये लैंग्वेज पे आधा घंटा दे दिए, और डीलिस्टिंग का नॉर्मल प्रोसीड्यूर ऑफ डीलिस्टिंग नहीं आता उनको। तो डोंट डू दैट, ब्लेंड रखिएगा। अमेंडमेंट के पीछे ही सिर्फ मत दौड़ो, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे ज्यादा दौड़िए। अच्छा, कंपल्सरी डीलिस्टिंग के बाद तुम वापस आना चाहते हो, आ सकते हो, 10 साल बाद वापस मुंह लेकर आ सकते हो। ओके सर, एक बात बताइए, वो सम कौन सा सम था? दिखाते थे, अभी दिखाते हैं। पहले तो लाइन आपको मैंने शॉर्ट नोट्स और ये सब करवाया था, बहुत अच्छा यहाँ पे याद है प्रोसीड्यूर। द एंटायर प्रोसीड्यूर वाज एक्सप्लेन टू यू कि वॉलंटरी लिस्टिंग अब 3 साल पहले नहीं करवा सकते। एग्जाम में एक सिंपल केस स्टडी आएगा, 2 साल पहले ही आपकी लिस्टिंग हुई थी, 3 साल पहले तुम वॉलंटरी लिस्टिंग करवा नहीं सकते हो। जैसे याद है ओपीसी 2 साल के पहले कन्वर्ट वॉलंटरी नहीं कर सकता है, पर कभी कभी 2 साल के पहले उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता था जब उसकी कुछ फिगर्स क्रॉस हो जाती थी। तब होशियार मत करना। 3 साल के सपोज सेबी आपको डिलिस्ट कर रहा है, तुम क्या बोलते हो, 3 साल होने दीजिए फिर डिलिस्ट करिएगा। गंदा काम करोगे तो 2 साल 3 साल के पहले भी डिलिस्ट हो सकते हो आप। याद आ गया? ओके सर, अब बताइए ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस याद आ रहा है ऐसा कुछ? इसमें एसआर बाय पोस्टल बैलेट लगता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी में, और उसमें भी इंग्लिश देखो पब्लिक शेयर होल्डर्स की वोट्स एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो कल जब आप ये सुन रहे होंगे एग्जाम के पहले, तो आपको वापस मोमेंटम आ जाएगा पेज खोल के, अरे मैं तो ये भी छोड़ रहा था। एंड आई एम शॉक्ड, कई लोग पता है पूरा पढ़ाई अच्छे से कर रहे होते, एग्जाम के 20 दिन आगे कोई फ्रेंड आइडिया देता है क्वेश्चन आंसर्स बुक ले आना। दोज बुक्स आर गुड फॉर दोज पीपल जो एकदम ट्यूशन ले नहीं पाए हो, या मतलब ऐसा जगह लियो जहां बहुत बेबी टाइप का पढ़ाया जाता हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फॉर बेबी पीपल, मतलब ना एकदम रॉ पढ़े हो, उनके क्वेश्चन आंसर्स एक लौटता है, बट पीपल लाइक यू जो इतना डिटेलिंग किए हो, वो लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में आओगे तो इज लाइक यू नो कि 90% छोड़ के 45 में जा रहे हो। सो डोंट डू दैट, रादर इन लोग तो नोट्स बनाए तो दे कैन रीड फ्रॉम देयर नोट्स। सर मेरा नोट्स बनाया हुआ नहीं, आज बनाओ, अब मत करना, पहले नहीं बना रखे हो तो अब टाइम नहीं है बनाने का। ये देखिए सारा मैंने समझाया था आपको बहुत अच्छे से। ओके, नो एग्जिट अपॉर्चुनिटी में भी बीआर एंड बीएम तो लगता ही है, पब्लिक नोटिस तो देनी पड़ती है, स्टॉक एक्सचेंज को तो अप्लाई करना ही पड़ता है कि हम उस रीजनल स्टॉक एक्सचेंज से सपोज अपने आप को हटा रहे हैं। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी वाले में देखो कहानी बढ़ गई, बीआर एंड बीएम दोनों जगह लग रही थी, बोर्ड के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ये ऐसा डिसीजन लेने के पहले।
SR बाय पोस्टल बैलेट एक एक्स्ट्रा था, स्टॉक एक्सचेंज को वहां भी अप्लाई कर रहे थे, वहां भी अप्लाई कर रहे थे, और विद इन 1 year ऑफ SR यू विल अप्लाई टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर फाइनल अप्रूवल। तो रिविजन भी हो गया। वेरी गुड बैच। फुल पेज डीके जी। आई वॉन्ट दिस लाइन एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लर्न। या लेआउट दे दीजिए बस। तो बोलते हैं कि डीलिस्टिंग प्रमोटर्स लोग लेके आ रहे हैं, प्रमोटर्स पेमेंट करते हैं उन शेयर होल्डर्स को। तो बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डीलिस्टिंग। इंग्लिश देखो, पोस्ट ऑफर प्रमोटर शेयर होल्डिंग शुड बी 90% ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ओके, ये मेन लाइन है कि 90% लोग जब हाँ बोल देंगे तब माना जाएगा डीलिस्टिंग सक्सेसफुल है। इंग्लिश वैसे नहीं है, पोस्ट ऑफर प्रमोटर शेयर होल्डिंग इतनी होनी चाहिए, एंड 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स इन डीमैट फॉर्म ने इस बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया था। बट कई बार अगर तुम ये साबित कर दो कि तुमने तो नोटिस दिया था पब्लिक शेयर होल्डर्स का, पर वो आए नहीं पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब 25% की पार्टिसिपेशन नहीं होने से भी काम चल जाएगी। ये जो एक केस सम था जो आपको मैंने सॉल्व भी करवाया था, आज वॉलंटरी का पॉइंट्स याद आ गया। बीआर एट बीएम एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज पब्लिक नोटिस, उधर पे बीआर के बाद एसआर बाय पोस्टल बैलेट था। और कैसी एसआर बाय पोस्टल बैलेट थी? नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ पब्लिक शेयर होल्डर्स एटलीस्ट। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है, रिवीजन हो रहा है मेरा भी। वो पेज कहां गया, कहां चोरी हो गया? 180 यस, ये है वो सम। और एग्जाम में ना ये पूरा सम में ये क्वेश्चन के अंदर रहेगा, और क्वेश्चन में एक लाइन और लिखा रहेगा दैट 15 लाख इज दैट फिगर जहां 90% एक्सेप्टेंस। याद है इस सम में बहुत सागर मंथन हुआ था। किसी का बुक है? ये आपकी बुक है क्या? खोलिए तो इसमें वो सम को वापस खोलिए। ये सेम सम आया था सीएस इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, सेम छपने वाला है। तो एग्जाम में दे दिया कि 550 पे इतने लोग रेडी है निकलने के लिए, 565 में 4 लोग रेडी हैं। तो सुनो ना, अगर कंपनी 565 वाले को चुन लेता है कि हाँ आपको हम पेमेंट करेंगे, 565 पेमेंट करेंगे हम जो रेडी है निकलने में, तो 550 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। कि उन लोग बोलेंगे जब उसको 565 दे सकते हो, हमारा तो और कम है। अगर कंपनी 575 को चुनता है तो ऑटोमेटिकली 565 और 550 भी आ जाएंगे ना। तो यहां पर एक क्यूम्युलेटिव डिमांड टेबल बनाना पड़ता है। ओके, तो यहां पर एक क्यूम्युलेटिव डिमांड टेबल बनाना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर से ये 3 कॉलम्स रहेंगे। क्यूम्युलेटिव डिमांड पे आपको ये दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू अज्यूम एक लेवल, और ये सेबी का खुद का सम है। तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा फ्लोर प्राइस 550, नीचे इंफॉर्मेशन मिला, एंड अक्वायरर शेयर होल्डिंग एट 90%, ऐसा कुछ मिला। Assuming floor price of 550 per share and assuming promoter acquires shareholding at 90%, ये सब दिया रहेगा कि 600 is that price जहां 90% acceptance आ रहा है सपोज। पक्का? ओ सॉरी, 600 तो निकालना है आपको। एग्जाम में आपको हो सकता है ये कॉलम भी दे दे, क्यूमुलेटिव डिमांड वाला भी। या क्यूमुलेटिव डिमांड तुम बनाओगे और एक assumption लोगे कि सपोज नीचे दिया हुआ है ना, वो नीचे ये लाइन तो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डिलिस्टिंग इज 15 lakhs। इसका क्या मतलब है? 15 लाख का मतलब क्या बताइए? कि आपको क्यूमुलेटिव डिमांड टेबल बनाना है, ये पेपर में दे देगा। लुक एट द स्क्रीन अगेन, कि 15 लाख शेयर्स पर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होगा। और आपको पहले थ्योरी कॉपी करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट थ्योरी? अभी जो लिखवाया था मैंने उस पेज से, वहां कॉपी कर लेना, आदत डाल लेना। दैट फॉर सक्सेसफुल डीलिस्टिंग द पोस्ट ऑफर प्रमोटर शेयर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड शेयर्स एंड 25%। तो क्वेश्चन पेपर में दे दिया है फॉर सक्सेसफुल डीलिस्टिंग, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि, या नहीं भी दिया है तो आपको अज्यूम कर लेना। और ये सम सेम ही अगर आता है तो आपको तो फिगर भी पता है, पहले भी सेम आया था। कि सेबी का खुद का सम है कि 15 लाख अगर आपको सक्सेस के लिए चाहिए तो हम मानेंगे
कि कौन सा वो प्राइस है जहां 15 लाख अचीव हो पा रहा है, मतलब 90% अचीव हो पा रहा है, कौन से प्राइस पर 90% वाला चीज अचीव हो पा रहा है, दैट इज 600 पर शेयर इज द सक्सेसफुल ऑफर प्राइस। तो मैं बहुत फास्ट हूं, आपको सिर्फ याद दिलाया हूं ये सम को हैंडल करने का टेक्निक। लिखो राइट द थ्योरी फ्रॉम पेज नंबर डैश। वो जो थ्योरी था ना कि पोस्ट ऑफर सक्सेसफुल डीलिस्टिंग के लिए कितने चाहिए होते हैं आपको, आप पहले वो वाला देखोगे, पक्का? सो डीलिस्टिंग अमेंडमेंट्स हैंडल्ड बाय एवरीवन। एंजल फंड्स अमेंडमेंट भी हम लोग कैलकाटा में कर चुके थे। अब मैं आपको आईसीडीआर के छोटे अमेंडमेंट के बारे में बताऊंगा। प्लीज कॉल डीके जी। कैन आई? दिस इज द अमेंडमेंट कम रिविजन ऑफ सेबी आईसीडीआर। मैं आपको इसमें सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा दैट इसके लिए मैंने एक अलग सीडी बनाई थी, सेबी आईसीडीआर रिविजन बोल के। हैव यू सीन दैट? सेबी आईसीडीआर रिविजन मेरे प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में मैं कुछ समय कभी कभी डालता हूं, यूजुअली एग्जाम के 1.5-2 महीना पहले, फिर अचानक ऑफलाइन कर देता हूं। तो या तो आप अलर्ट हैं तो आपने डाउनलोड करके रखा होगा। तो सेबी आईसीडीआर रिविजन, वो जो 2 घंटे 10 मिनट की सीडी थी, आया लिंक्स आप लोग के पास? कैलकाटा में भी आ रहे हैं ना? देखो, देखना पड़ेगा। जो लोग अब नहीं लिंक देख रहे, 2 ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी में जब आ रहे होते हैं ना एग्जाम देके तो सुन सकते हैं, ये भी करवाया था बेचारा, तो भी अच्छा लगेगा आपको। सच बताओ, खराब कब लगता है? जब टीचर का करवाया हुआ नहीं हो और आपको भी नहीं आता हो। टीचर का करवाया हुआ और आपको नहीं आता हो तो उतना खराब नहीं लगता होगा। सबको हर चीज खराब लगता था, अलग बात है। आईसीडीआर रिविजन में बहुत अच्छे से सब कुछ था। ये एक वीडियो इसीलिए बनी है कि उस वीडियो को रेफर करना है आपको, पर अमेंडमेंट करवा देता हूं आपको। अमेंडमेंट भी क्या बोलूं, पुरानी बात है। ये देखिए, प्रेफरेंशियल इशू तो बहुत मेरे को पर्सनली लगता है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वाली जो लैंग्वेज थी ना, प्राइसिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स में प्रेफरेंशियल इशू की, क्योंकि इस पे लोग है ना, कई लोग है ना क्लोजिंग प्राइस लिख के आ जाते हैं। क्लोजिंग प्राइस इसमें नहीं था। क्लोजिंग प्राइस क्यूआईपी रूट सुने हो? चैप्टर 7 was talking about preferential issue. Chapter 8 of ICDR is talking about another issue. Next देखिए, यहां पर QIPs चैप्टर 8। जब आप मेरे से पढ़ते थे ना, अगर कई लोग एडवांस में ट्यूशन ले लेते हैं, 2018 मई तक भी पढ़ लिए होंगे कई बच्चे, तो उन लोग की क्लाइंट पढ़ते थे कि कंडीशंस होता था, मैं एक डायलॉग देता था कि देखिए, आई एम स्लिमर देन अदर टीचर्स, तो एस एल लिस्टेड हैं आप नेशन वाइड टर्मिनल में 1 साल तक। एम याद है, स्लिम बोल के एक डायलॉग देता था मैं, ये मेरी खुद की टेक्निक थी। ये जो पॉइंट नंबर सी दिख रहा है ना, ये कितने तारीख को हट गया? 12 फरवरी 2018 को ये रिमूव्ड हो गया था। यानी कि जो बच्चे आपके फ्रेंड्स दिसंबर 18 में भी दे रहे थे ना, उस साल की बात मैं बताऊं आपको, दिसंबर 18 में भी उनको नहीं लिखना चाहिए था। कोचिंग सेंटर ने बोला, ने क्या बोलो, छोड़िए। तो देखिए, तो ये पॉइंट 12 फरवरी 2018 को हट चुका था। बाकी सेम है जो मैंने पिछले टर्म पढ़ाया है। यूट्यूब व्यूअर्स, मुझे नहीं पता आपने पिछले टर्म में भी क्या गुल खिलाया है। तो इफ यू हैव डेफर्ड योर टर्म, या आप 17 से पढ़ रहे हैं, मतलब अगर कहीं और भी है भारतवर्ष में, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने सब कुछ किया होगा। अब जैसे इधर पे देखो, जब क्यूआईपी में होता है तो एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस होता है। उधर पे क्या था? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो थोड़ा सा रिवीजन में आपको ये सब फोकस मैं आपको याद दिला सकता हूं। उसके बाद लॉक इन की लैंग्वेजेस भी थोड़ी थोड़ी अलग होती थी दोनों की, और बोनस इशू के कंडीशंस थे, फास्ट ट्रैक इशू था। हैव यू डन दीज टॉपिक्स? ओके, कंडीशंस फॉर आईपीओ एंड एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर आईपीओ, ऐसा कुछ दिख रहा है? बाय अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और फ्लोर प्राइस या प्राइस बैंड आपको कितने दिन पहले अनाउंस कर देना चाहिए? फुल स्क्रीन वंस। ये सीएस इंस्टीट्यूट के बुक्स में आंसर्स गलत दिए हुए हैं, तो दिस इज द लेटेस्ट राइट डेटा। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये आए हुए हो गया बहुत साल, पर लोग आज भी पुराना ही पढ़ के बड़े हो रहे हैं। ओके, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास भी है ना? यस सर। उसके बाद जीएसओ ग्रीन शू ऑप्शन सबने किया था। बुक बिल्डिंग सर हम लोग करते थे। अजबा मैकेनिज्म, अलॉटमेंट प्रोसीड्यूर, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जा सकता है कि बुक बिल्डिंग में अलॉटमेंट कैसे कैसे होगा। तो इस छोटे क्लिप में मैं यही बता रहा हूं कि चेक कर लेना कि किया हुआ है ना आपका। और सर इसकी बड़ी क्लिपिंग करनी हो ना, बड़ी क्लिपिंग में ना एक लाइन बोली थी स्लिम वाली एम भी, तो वो एम हटा देना, क्यों? बड़ी क्लिपिंग पहले रिकॉर्ड हुई थी अमेंडमेंट आने के पहले।
तो उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी क्लिपिंग है वो। उसमें वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली लाइन अगर आप बड़ी क्लिपिंग में सुनोगे तो उसको डिलीट कर देना। 2 घंटे वाली क्लिपिंग में अचानक आप एम सुनोगे तो फिर भावुक हो जाओगे, एम तो हट गया, एम दुनिया में वैसे कैसे आ गया। तो वो एम पहले का एम है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में एआईएफ लोग कुछ दे सकते हैं, अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की कुछ कमी हो जाए तो ये पोर्शन पे केस स्टडी आ सकता है। कभी कभी कोई प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कुछ कुछ कंपनीज में। ये पुराने बैचेस में मैंने डिक्टेट किया था, अभी लिखवा दिख रखा है कि किन कंपनियों में कोई रिक्वायरमेंट प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की होती ही नहीं है, ये कर लीजिएगा। राइट इशू भी हम लोगों ने किया था। फिर हमने इसी पेज में था विच सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तुम लोगों को डिक्टेट किया था, बाद में पता चला था बुक के अंदर है, तो पुराने बैचेस को डिक्टेट भी किया हुआ है, तो यू मस्ट हैव डन दिस ऑल्सो। यस सर। और ये अलॉटमेंट कैसे होता है, इस पे सम दे देता है, सेम क्वेश्चन पूरा सेम सीएस में, सीए फाइनल में भी, कि किसको कितना अलॉट होगा, इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड 8.25 टाइम्स। तो कई लोग जो पैनिक कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सम्स आता है स्पेशली सीएस एग्जाम में, वो सब चैप्टर्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, उसमें कोई पैनिक करने की दरकार नहीं है। अंडरस्टूड सर। अब मैं जाऊं, जरूर जाओगे। पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स पे 3 मार्क्स का अनकॉमन क्वेश्चन आ जाता है। पब्लिक इशू में लीड मर्चेंट बैंकर को एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है विद इन 7 days ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और विद इन 7 days ऑफ रिफंड ऑफ द मनी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ इशू। यानी कि 12वें पर नहीं है, 7वें पर है। ओके ही अलॉटमेंट के फाइनलाइज होने के 7 दिन के अंदर, ये जब आपने रिफंड कर दिया तो 7 दिन के अंदर याद हो जाता ना। अब से ऐसे भी आजकल लोग शॉर्ट में बना रहे हैं, 12 days पुराने जमाने में लोग शौक रखते थे। आइए, एंड द वर्स्ट पार्ट यू सी इन दीज क्वेश्चंस आल्सो पीपल आर गॉसिपिंग। अगर आपने देखा होगा शब्द शोक सभा में भी लोग मिलते हैं और इधर उधर का बात कर रहे हैं। एक्चुअली जिसको शौक होता है, मन का शौक होता है, मतलब ये सोशल प्रेशर में आके लोग। इन राइट इशू द एलएमबी विल इशू पोस्ट इशू मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स 3 दिन बाद और फाइनल पोस्ट में 15 दिन बाद। कुछ दिखा? तो ये सब हमने किया था। डिफरेंशियल प्राइसिंग, तो कल एग्जाम में चेक करो आपके डिफरेंशियल प्राइसिंग हुआ है क्या, उसमें भी एक सम आ सकता है। एंड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंकर इन्वेस्टर, दिस इज अ गुड वन, डायरेक्ट क्वेश्चन। जिनके चश्मा उनको एंजल इन्वेस्टर दिखाई दे रहा है। एंकर इन्वेस्टर वो क्यूआईबीज हैं जो अप्लाई करते हैं फॉर 10 crores और मोर, और एंकर इन्वेस्टर को बुक बिल्डिंग में कितना कितना कैसे एलोकेशन होगा वो यहां पर लिखा हुआ है। तो प्लीज प्रिपेयर एंकर इन्वेस्टर। सर उसके बाद ये रहा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ भी है। तो दिस टेबल इज अ टैक्सी टॉपिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सी टॉपिक? कि मेरे को तो 1 घंटे से ज्यादा याद भी नहीं रहता। एंड व्हाई डू आई लर्न नाउ? आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड माय कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दोनों कोर्सेज मेरे कंप्लीटेड है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। इसको हैंडल करने के लिए चार्ट होता है। तो ये फास्ट रिवीजन 2 घंटे वाले में तो बहुत ज्ञान दिया है, इस फास्ट वाले में भी बहुत हेल्प होता है। कल एग्जाम में पॉज करके इस चार्ट पे कब्जा कर लेंगे, एंकर इन्वेस्टर पे उस जोन पे पढ़ लेंगे। वरना कई लोग समझते नहीं, इतने क्यूट और सीधे होते हैं ना, वापस से रीडिंग शुरू कर देते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। तो ये वीडियो आपको दिशा दिखाएगी दैट दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। ओके सर, आगे जाऊं? जरूर जाओगे आप। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन सीए फाइनल में भी आया है रिसेंटली। आई विल टेल यू द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यस, माय फेवरेट, योर फेवरेट। कि आप पब्लिक इशू और राइट इशू नहीं ला सकते। कॉमन कंडीशंस अलग क्वेश्चन होता है, एलिजिबिलिटी नॉर्म्स अलग होता है। अगर आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर रखा है सेबी ने, या आपकी कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, उन लोग भी ब्लैकलिस्टेड थे, तो वो कंपनी पब्लिक इशू नहीं ला सकती है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीए फाइनल 2017 में आया था, रिपीट होगा देखिएगा 2020 में। और ये लाइंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। विलफुल डिफॉल्टर वाले लाइंस कहां है? एनीवन गेट दैट लाइन? लेट मी नो, किसी को अगर मिल जाता है। एकदम लास्ट में कहीं नीचे में था। अच्छा, रोल ओवर ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनका आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हैं। कन्वर्टिबल तो कन्वर्ट हो जाता है, पर नॉन कन्वर्टिबल का रोल ओवर हो रहा है, रिन्यू करवा रहे हैं टाइम को और आगे खसका रहे हैं। अगर 75% ऑफ द कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स अप्रूव कर दें पोस्टल बैलेट से,
और ये जो मीटिंग बुलाई जाएगी पोस्टल बैलेट के लिए, सॉरी अप्रूवल के लिए, कैश फ्लो संघ में भेजोगे कि अच्छा है, लिक्विडिटी पोजीशन सीए सर्टिफिकेट भेजोगे, एंड कंपनी रिडीम करने भी रेडी है उन एनसीडी पोर्शन को जो अग्री नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई के संग जबरदस्ती नहीं है, तुम रोल ओवर नहीं करवाना चाहते हो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा हाथों हाथ, ये ऑप्शन भी दिया गया है। और रोल ओवर के लिए जो मीटिंग हो रही है उसमें कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी पोजीशन संग में जा रही है। क्रेडिट रेटिंग आप ऑब्टेन करेंगे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कम से कम। तो ये पता है सुनने से क्या होता है, कल एग्जाम है आपको वापस इग्नाइट हो जाएगा, अरे मेरा रोल ओवर छूट रहा था और सर के पॉइंट्स को सुनकर मेरे को याद आ गया, दिख रहा दिस वाज इंपॉर्टेंट। तो जिनके छूटे हुए थे उनको भी पता चल रहा है कम से कम कि रोल ओवर मेरा होना चाहिए, वो चार्ट मेरा होना चाहिए, वो टेबल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड मेरा और आपका फेवरेट आईपीपी प्रोग्राम से हो तो गया क्यूआईपी या आईपीपी है। क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल इशू में कॉमन चीज क्या था, दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर थे, पर एक चैप्टर 7 के अनुसार है, एक चैप्टर 8 के अनुसार, एंड दोनों प्राइवेट प्लेसमेंट थे। यहां पर क्या हो रहा है, आईपीपी में भी क्यूआईबीज को दे रहे हो आप, बट आईपीपी में आप पब्लिक ऑफर लेके आ रहे हैं। ये लाया जाता बिकॉज कंपनी की अपनी प्रमोटर लोग की होल्डिंग बढ़ गई थी, तो पब्लिक ऑफर लाकर वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो आईपीपी प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट्स क्यूआईबीज की प्राइवेट प्लेसमेंट को चेप के आ जाते हैं। रिमेंबर दिस इज अ फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज टू क्यूआईबीज। मैं फास्ट हूं बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं। दिस इज अ फास्ट मिनट लास्ट मिनट रिविजन क्लिप फॉर रैंक होल्डर्स एंड गुड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। जिन्होंने आज तक आईसीए भी नहीं पढ़ा उसको ये क्लिप देखना भी नहीं चाहिए, या देख लो कि आपने क्या क्या मिस किया। आइए, कंडीशंस फॉर आईपीपी में एक एसआर सब लगा देगा हर आंसर में एसआर। नो पार्टली पेड अप शेयर्स शैल बी ऑफर्ड हियर एंड स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लीजिए तब आईपीपी प्रोग्राम लॉन्च करिए। तो एक बार कल एग्जाम है, आज सुन लेने से कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर आ जाता है। सर आगे चलूं? जरूर, बहुत कुछ और था, मैं सारा नहीं पढ़ाऊंगा अभी रिवीजन क्लास में, मैं आपको इग्नाइट कर दिया हूं। अब तुम आईपीपी संभाल लेना वापस से, ओके? और वरना 2 घंटे वाली क्लास में आईपीपी पे भी टिप्पणी दी हुई है। सर और बताइए, उसके बाद वो लाइन कहां है, मिल ही नहीं रहा, अब आएगा क्या? ये लाइन जिसका हम और आप इंतजार कर रहे थे, जिस पर सीए फाइनल में तो क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल पे धीरेन्द्र कुमार सिंह जी। कंपनी विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गई आरबीआई के द्वारा, तो पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती अगर वो विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गई है। पैसा है पर दे नहीं रहा है। एग्जाम में आएगा, कंपनी इज नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, इट वांट्स टू कम आउट विद पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दो अलग चीज है, इस पे केस स्टडी आने वाला है क्वेश्चन 1 में। इक्विटी शेयर्स में तो आपको मना ही कर दिया अगर आप विलफुल डिफॉल्टर ने। कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स में बिना विलफुल डिफॉल्टर भी मना हो सकता है। अगर आपकी कंपनी या तो विलफुल डिफॉल्टर है, हम बोला ना है ना वो पॉइंट नहीं। नेक्स्ट देखो, कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स का आईपीओ ला रहे थे आप, और आपकी कंपनी इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ कुछ डिबेंचर्स पर 6-6 महीना से झुला रही है उनको पार्क में, और जानबूझ के एग्जाम में आएगा 8 महीना से डिबेंचर्स का पैसा नहीं दिए प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, पर ये विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, अब लाना चाहता है पब्लिक इशू। दिखाओ ना फुल पे लेआउट, तो आप भावुक हो जाएंगे। नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, गॉड ब्लेस देम, दे कैन कम आउट विद पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। दे कैन नॉट, क्योंकि तुम तो सिर्फ आधा ज्ञान पढ़ के गए थे। विलफुल डिफॉल्टर बोलो, ऑसम आंसर। रुकिए, विलफुल डिफॉल्टर यू कैन नॉट कम आउट विद पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी। Willful defaulter, you cannot come out with public issue of convertible debt instruments. Willful defaulter नहीं है, पर 6-6 महीना से ज्यादा का ड्यू है, तो भी आप convertible debentures नहीं ला सकेंगे। मजा आया ना? वरना पेज पढ़ लेते और उल्टा फुल्टा होता। अब जो भी तैयारी करोगे किस क्लिपिंग से सुन के करोगे? स्पेशली these last minute short clippings, जहां पे मैं फास्ट आपके नजर में आ रहा हूं। ओके, नेक्स्ट लाइन, the company is a willful defaulter, it can still come out with राइट्स इशू, पर उसके लिए इट हैज टू मेक डिस्क्लोजर्स इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। ओके, मतलब राइट इशू में कितना बड़ा दिल है कि आप डिस्क्लोजर्स के बाद आ सकते हैं राइट इशू में। एंड अब्रिज्ड लेटर ऑफ ऑफर भी में भी डिस्क्लोजर्स देंगे। एंड इसमें प्रमोटर्स लोग के लिए एक पॉइंट डाला गया, दे विल नॉट रिनाउंस आउटसाइड द प्रमोटर ग्रुप। तो अगर ये कंडीशंस का पालन हो तो राइट इशू में विलफुल डिफॉल्टर के बाद भी आप पब्लिक इशू राइट इशू ला सकते हैं। तो दिस वाज अ गुड थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक और चीज, जब आईपीओ 100 करोड़ के ऊपर का होता है ना, बड़ा बड़ा आईपीओ लेके आते हैं पैसा,
तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है जो यूजुअली बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो देखते हैं कि आप फंड्स को कैसे यूज कर रहे हैं, और ये एजेंसीज रिपोर्ट करती है सेबी को कि क्वार्टरली रिपोर्ट करती रहती है कि 95% पैसा तो इन्होंने सही सही यूज कर लिया है कम से कम। तो ऐसी रिपोर्ट विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच क्वार्टर जाती रहती है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन दे दिया है कि आपने आईपीओ से पैसा लॉन्च किया है, एज अ सीएस व्हाट विल यू इंश्योर आफ्टर रेजिंग द मंथ, यूटिलाइजेशन के लिए तुम क्या इंश्योर करोगे? CS will ensure that a monitoring agency has been appointed which submits its quarterly report on fund utilization because the agency has to ensure that 95% of the proceeds collected are used properly. Full page. जिनके छूटे हुए थे देख लीजिएगा। तो सारा पॉइंट आ गया, आपने देखा तूफान मेल हूं मैं पब्लिक इशू के दोनों एस्पेक्ट को टच किया। विलफुल डिफॉल्टर, पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स लेआउट नॉट अलाउड। विलफुल डिफॉल्टर, पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स नॉट अलाउड। विलफुल डिफॉल्टर, यू आर नॉट अ विलफुल, यू आर अ विलफुल डिफॉल्टर, सॉरी यू आर नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, यू आर नॉट अ विलफुल डिफॉल्टर, बट यू वांट टू कम आउट विद पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टिबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तब क्या प्रॉब्लम है, ले आइए ना। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ो, आप 6 महीना से ज्यादा दिए नहीं है उनका पैसा, प्रिंसिपल, रिडेम्पशन, इंटरेस्ट नहीं ला पाओगे। राइट इशू में विलफुल डिफॉल्टर है तो नहीं ला पाएंगे। राइट इशू में ला सकते हो अगर डिस्क्लोजर दे दो, लेटर ऑफ ऑफर, ब्रिज लेटर ऑफ ऑफर में, एंड प्रमोटर ग्रुप एक अंडरटेकिंग दे दे कि बाहर अनाउंस नहीं करेंगे। सच बताओ है बेनिफिट हुआ? तो दिस इज कॉल्ड द रिविजन क्लास। तो मॉनिटरिंग एजेंसी वाली नई बात भी आपने देख ली यहां पर। एंकर इन्वेस्टर का लेआउट, रिजर्वेशन और कॉम्पिटिटिव बेसिक का चार्ट, तो पूरा सेबी आईसीडीआर, वरना लोग ना 9 घंटा पढ़ते थे 9 मार्क्स आता था 100 में। अब आपको तरीका पता चल गया कि आईसीडीआर को समेटना कैसे है। ओके, और अमेंडमेंट सिर्फ एक ही पॉइंट को लेके आया था, वो एम जो वर्ड था ना, एम चल बसा, क्योंकि वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वाली लाइन 15 फरवरी 2018 को उखाड़ दी गई थी, खड़ी पाई। तो अब हम लोग कोई दूसरा क्लिपिंग रेडी करेंगे। धीरेन्द्र जी थम जाइए जिंदगी में। कैन आई? चलिए, नाउ देयर आर सम स्मॉल अमेंडमेंट्स। हाँ, इन क्रेडिट रेटिंग चैप्टर, जो मेरे को नहीं लगता एग्जाम के एंगल से उतना बड़ा इंपैक्ट आएगा, बट स्टिल आई एम डूइंग इट विथ यू। क्रेडिट रेटिंग सेबी में कुछ अमेंडमेंट्स थे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन 1999 में, दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स जो चेंज हुआ है सर, कब हुआ चेंज सर? 30 मई 2018 को। The credit rating agency shall at all times maintain a minimum net worth of rupees 25 crores. You have to learn this. Minimum net worth उनकी कितनी होनी चाहिए? Okay. Promoter of the credit rating agencies, जो उस एजेंसीज में जिनकी भी होल्डिंग या कंट्रोलिंग रहती है, they shall maintain a minimum shareholding of 26% in the credit rating agency for minimum 3 years तक उनको ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा L कैटेगरी का हो जाता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो पहले तो सेबी के सारे नियम कानून उन लोग पालन करेंगे, हम लोग ये लिख देंगे, पर उसके बाद जो अच्छे पॉइंट्स ये है दैट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल, अगर उनको सेबी से रजिस्ट्रेशन चाहिए, अमेंडमेंट आया 30 मई में, तो उनके पास मिनिमम नेटवर्थ 25 करोड़ के होंगे। द प्रमोटर शैल मेंटेन अ मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑफ 26% इन एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये बरकरार रहे मिनिमम कितने सालों तक? पक्का? उसके बाद 1 मिनट, और जो पहले से रजिस्टर्ड है उसमें ये होल्डिंग 26 नहीं चाहिए, अब जो नई बनेंगी उनमें 26% चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटी, है सर सब चीज बना हो गया, पूरा तो पढ़, अदर देन रेटिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय पब्लिक और राइट इशू, सिर्फ यही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। आईबीसी कोड में कई बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कुछ और काम दे दिया जाता है जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशन में लिखा हो, तो वो अलाउड है, अदरवाइज दे कैन नॉट डू एनी अदर वर्क अदर देन रेटिंग। एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेटिंग्स को लेकर एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया था कि एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, एवरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द सिक्योरिटीज रेटेड बाय इट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द रेटिंग, जिंदगी भर अपने दिए हुए रेटिंग को मॉनिटर करेंगे। अंडरस्टूड? अनलेस द रेटिंग इज विथड्रॉन एज पर रेगुलेशन 16 सब रेगुलेशन 3। ओके, तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा एंड पीरियोडिक रिव्यू करेगा अपने हर रेटिंग का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अनलेस द रेटिंग इज विथड्रॉन। तो ये क्लॉज जो है ना, लाइफ टाइम वाली क्लॉज, बहुत बड़ी क्लॉज आई है। जब तक रेटिंग विथड्रॉ नहीं होती है, इसकी पीरियोडिकली थ्रू आउट द लाइफ टाइम इसकी रेटिंग होती रहनी चाहिए। प्रोसीड्यूर फॉर रिव्यू ऑफ रेटिंग के बारे में कुछ फिर ज्ञान लिखा हुआ है।
एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी शैल नॉट, क्या क्या और मना है उसको, इसको भी अगर फिगर बेस्ड है तो दिस इज एन अमेंडमेंट विच इज नॉट कॉन्सेप्चुअली एन अमेंडमेंट. ये रियल प्रैक्टिकल से भी लाइफ में बहुत काम आ सकता है, बट परीक्षा के दृष्टिकोण से मेरे को नहीं लग रहा है कि यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. ये पेज भी मैंने आपको दिया, तो प्लीज ये फिगर बेस्ड है, कीपिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपकी बाकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तब इसकी तैयारी करिएगा. पर ये सब 30 मई 2018 को इंट्रोड्यूस किया गया था. चेक कर लो, ये नोट्स वेबसाइट पे भी अपलोडेड है. पक्का? Yes, can I start? So SEBI takeover code, ये सिर्फ रिवीजन अमेंडमेंट क्लास है. आई विल बी वेरी फास्ट. ध्यान से देखिए, कुछ अमेंडमेंट्स पहले के हैं पर लोग भूल जाते हैं. जैसे विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसी लाइंस है ना जो हर जगह आपके ऊपर क्वेश्चंस थ्रो करेगी. अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप वॉलेंट्री ओपन ऑफर नहीं ला सकते सेबी टेकओवर कोड के अंदर, बट यू कैन पार्टिसिपेट इन कंपीटिंग ऑफर्स. ये हम लोग आईसीडीआर में डिटेलिंग कर चुके थे. विलफुल डिफॉल्टर्स आईपीओ नहीं ला सकते, बट विलफुल डिफॉल्टर वाले लोग राइट इशू ला सकते हैं आफ्टर मेकिंग डिस्क्लोजर्स इन द लेटर ऑफ ऑफर, एंड प्रमोटर ग्रुप कैन नॉट रिनाउंस देयर शेयर्स आउटसाइड द प्रमोटर ग्रुप. चलिए, मेरे को ये बताने दीजिए कि सेबी टेकओवर कोड में स्पेशली लेटेस्ट जो अमेंडमेंट मैं आपको बोलूं, जो मेरे नजर में और आपके सबके नजर में हमने किया भी था, कब आया सर? 31 मई 2018 को रेगुलेशन 3 के अंदर सब रेगुलेशन 2 में आफ्टर प्रोवाइजो, मैंने डिक्टेट कर दिया था क्लास में, प्रोवाइडेड फर्दर बोल के कुछ ऐड हुआ था, जो उतना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है कि पढ़ाई आपकी हिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है. बट दैट इज बिकॉज ऑफ द आईबीसी कोड. आईबीसी कोड के कारण बहुत सारे जगह अमेंडमेंट्स आए हैं, डिलिस्टिंग में भी अमेंडमेंट्स आए हैं. जैसे आपको पहले शॉर्ट में बता दूं, टेक ओवर कोड में देयर इज रेगुलेशन 3, 4, 5 पब्लिक अनाउंसमेंट से डील करते हैं. 28, 29, 30 डिस्क्लोजर से डील करते हैं. रेगुलेशन 10 एग्जेम्पशन फ्रॉम पब्लिक अनाउंसमेंट से डील करता है. ये पहले क्लियर है. फिर वॉलेंट्री ऑफर का एक रेगुलेशन है, शॉर्ट नोट आता है. कंपीटिंग ऑफर का एक रेगुलेशन है, शॉर्ट नोट आता है. जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक्वायरर टारगेट कंपनी पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एस्क्रो अकाउंट पर क्वेश्चन आता है. सर आप इतना जल्दी बोल रहे थे, धीरे बोल देता तो हम भी लिख लेता. लाया हूं ना लिखकर, मुझे पता था आप स्लो हैं, थोड़े से स्लो है. तो ये सारा लिख के लाया हुआ है. तो एग्जाम के एक दिन पहले टेक ओवर कोड में तुम ऐसे असेस करो, ये आता है क्या, ये आता है क्या, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाओ. एबीसी पूरा चैप्टर रीडिंग शुरू कर दोगे तो आपका फेल होना गारंटी हम देते हैं. पास होने का गारंटी नहीं है मेरे पास, पर फेल होने का गारंटी पक्का, अगर आप ऐसे पढ़ लोगे तो. चलिए आपको मैं दिखाता हूं व्हाट इज रेगुलेशन. पीएससी और का डेफिनेशंस पे केस स्टडीज आ सकता है. आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज डिफाइन, डीके जी बुलाया जा रहा है आपको सामने, ऑलवेज डिफाइन द फर्स्ट पार्ट इनिशियली. नाउ इधर पे क्या हो रहा है कि आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आप जल्दी आइएगा उधर करके, आप किसी और कंपनी के शेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो आप आपके पास बी लिमिटेड शेयर्स ऑलरेडी कुछ हैं, आप और कुछ लेंगे जिसके कारण आपका 25% क्रॉस हो जाएगा या 25% हो जाएगा. तो बोलते हैं कि वो करने के पहले एक पब्लिक अनाउंसमेंट थ्रो करिए, और उस पब्लिक ऑफर में ऑफर देना पड़ता है आपको 26% लोगों को ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी. में रिवीजन करवा रहा हूं सर, आप 25 बोला, 26 बोला, 25 में तो ट्रिगर होगा, पर ऑफर 26 का, एक्सेप्टेंस 26 का आना जरूरी नहीं है, ऑफर 26 का जाना जरूरी होता है. याद आ रहा है? सो पब्लिक अनाउंसमेंट में दैट लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट. ठीक है सर. तो रेगुलेशन 3 ये था. 3 का सब रेगुलेशन 1. सब रेगुलेशन 2 में एक क्लॉज था कि आप सपोज आपका 27% हो गया, अब अगले साल आप 5% और ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं करना होगा. पर अगले साल अगर आप 5% के ऊपर लेते हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ, क्रीपिंग एक्विजिशन बोलते हैं, तो पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ता है. बट सुनो, ऐसे धीरे धीरे हौले हौले एक्वायर करते करते एक गंदा काम मत करना. एक्वायरर की जो होल्डिंग है, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, जब भी इस ऑफर के अंदर वो और जो ले लेगा, द एग्रीगेट शेयर होल्डिंग ऑफ एक्वायरर पर्सुएंट टू दिस एक्विजिशन is not allowed above maximum permissible non-public shareholding. यानी कि एक्वायरर की मैक्सिमम 75% हो सकती है नॉर्मल. याद आया? ऑफ द इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स. लिस्टेड पीएसयूज में 90% अलाउड होता है. तो मैक्सिमम 75% के ऊपर ना चले जाइएगा धीरे धीरे हौले हौले ऐसा काम करते करते.
तो इसी में अमेंडमेंट आया है कि जो एक्विजिशन, याद आ गया, प्रोवाइडेड फर्दर बोल के लिखा गया, परसुएंट टू, मतलब कि रेजोल्यूशन प्लान जो आईबीसी कोड में बनता है ना, उसके कारण अगर आपकी एक्विजिशन आप कर रहे हैं, दे शैल इवन कैन क्रॉस 75%, वहां पर 75 के ऊपर भी आप जा सकते हैं। पूरी छूट नहीं है, कोई इंटरप्रेट कर लेगा ओ समझ गए अब इन लोगों को टेक ओवर कोड कंप्लाई नहीं करना है, नहीं, टेक ओवर कोड कंप्लाई करना है, बट दे कैन गो अबव 75%। एक्विजिशन pursuant to resolution plan under IBC code, you can cross above 75%. पक्का? फिर रेगुलेशन 3 और बहुत कुछ हमने देखा था। रेगुलेशन 4 इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कंट्रोल में चेंज होता है ना तो शेयर होल्डिंग गोली मारो, जैसे ही कंट्रोल में चेंज होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। आपको ना केस स्टडी आएगा, आप एक अनलिस्टेड कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, आप बोलेंगे टेक ओवर कोड नहीं लगेगा, पर अनलिस्टेड कंपनी आपकी सब्सिडरी बन गई, आप उसकी होल्डिंग है और उस अनलिस्टेड कंपनी के पास लिस्टेड कंपनी के शेयर्स उस लेवल के ऊपर हैं, तो इनडायरेक्ट एक्विजिशंस पर ट्रिगर करके केस स्टडी आएगा, उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। पब्लिक अनाउंसमेंट समझ में आया आपको क्या होता है? यस सर। डिस्क्लोजर्स की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी हमने रिवाइज किया था। मैं फास्ट हूं, आपको पर हेल्प मिल रहा है ना, अगर इफ यू नो द टॉपिक्स। डिस्क्लोजर्स में आपने देखा था यहां पर कि आप पहली बार जब किसी कंपनी का 5 के ऊपर लेते हैं तो आपको उसी कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है। फर्क देखो, टारगेट कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंजेस को जहां टारगेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड हैं, 2 वर्किंग डेज के अंदर, ओके, इधर पर तुम्हारा ऑलरेडी 5 के ऊपर चला गया। अब जब जब तुम और 2% का चेंज लोगे या बेचोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2% का चेंज, तो तुम्हें डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे 2 वर्किंग डेज के अंदर। तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास आपको याद सब रहता है। डोरमेंट वोल्केनो हो आप, आपको एक्टिव बना दे रहा है, वो केस हम भूल गया था, अच्छा बता दिया। तो ये डिस्क्लोजर 2 वर्किंग डेज है। इसी लेवल पे बोलूंगा एक इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस की भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, इसके संग कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको, पक्का। पर सुनो, अगर आपके पास शेयर्स इसलिए आ गए कि कोई है ना आपको एनकम्ब्रांस क्रिएट किया और आपके पास रख के गया, तो वो भी आपके एक्विजिशन माने जाएंगे। या तुमने एनकम्ब्रांस रिलीज किया है तो डिस्पोजल माना जाएगा। बट बॉयज एंड गर्ल्स, बैंक्स एंड पीएफआईज को तो दिन भर मिलते रहते हैं एज शेयर्स ले और फिर रिलीज होता रहता है, तो उनके लिए ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। जानकारी के लिए बता दूं, उनके लिए तो पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं लगता है फिर बैंकों के लिए। याद आ गया? तो इस पे केस स्टडी जब आएगा और देखेगा कि बैंक वाले के पास है ना वो लेवल के ऊपर जा रहा है, डिस्क्लोजर्स नहीं लगेगा। बैंक या पीएफआई का उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस लेवल के ऊपर जा रहा है 25 और 75, और मैं जो देखा था मोर देन 5, तो उन पर पब्लिक अनाउंसमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं लगेगी। वो रिलैक्सेशन रेगुलेशन 10 में दिया हुआ है। एंड ये 2 वर्किंग डेज के बारे में भी क्लैरिटी आ गई। उसी तरह एनुअल डिस्क्लोजर्स था, हर पर्सन जिसका 25% हो, एग्जाम में आएगा प्रमोटर का 23% है, फिर भी डिस्क्लोजर करना होगा। सर आप 25 बोला, प्रमोटर एंड पीएससी के लिए एनी होल्डिंग एनुअल डिस्क्लोजर इज विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो गजब वीडियो है, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू रिवाइज एवरीथिंग। प्रमोटर के लिए भी एक डिस्क्लोजर है एवरी स्टेज में, वेन एवर द प्लेज इज क्रिएटेड बाय प्रमोटर्स को डिस्क्लोज करने बोल रहा है। क्या डिस्क्लोज करने बोल रहा है? इंग्लिश देखो, डिटेल्स ऑफ शेयर्स इन द टारगेट कंपनी एनकम्बर्ड बाय हिम। अगर प्रमोटर कंपनी के टारगेट कंपनी के शेयर्स प्रमोटर के पास थे और वो अगर कोई प्लेज क्रिएट करता है, उसको कोई से लोन चाहिए था, उसने टारगेट कंपनी के शेयर्स दिए, तो टारगेट कंपनी को बताएगा ना कि देखिए मैंने आपके शेयर्स उसको गिरवी दिए। उसी तरह यहां पे लिखा हुआ है द प्रमोटर शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ इन्वोकेशन ऑफ एनी एनकम्ब्रांस। और कल को पैसा नहीं चुका पा रहा है, सामने वाला ले रहा है, तो फिर बताएगा, या उसने पैसा चुका दिया, रिलीज हो गया एनकम्ब्रांस, जरूर बताएगा। ये भी 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन एंड इन्वोकेशन है। सो वेरी गुड, वरना मैं तो समेट ही नहीं पाता इन चीजों को। तो ये सारा हो गया 29, 30, 31, झट से एकदम याद आ गया आपको। ओके, ऑफर साइज 26% वाली बात मैं आपको बता चुका हूं, एंड आई हैव टू बी फास्ट। पर आपको बता दूं दैट वॉलंटरी ऑफर में 10% से ही आप ऑफर ले आते हैं। उसके कुछ अलग नियम कानून होते हैं कि आपने पुराने पास्ट में ये ना किया हो, अब पास्ट में आप ऐसा नहीं करेंगे।
ऑफर प्राइस पे केस स्टडी आ सकता है, 4-5 प्राइस देंगे और उसमें कुछ टेक्निक था याद करने का, वीवैप, हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट को लेते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर कई बार करना पड़ता है, नॉन कॉम्पीट प्राइस इज एडेड, और किसी को अगर आपने और हायर में खरीद लिया तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। टेक ओवर कोड एग्जीक्यूटिव के लिए हैवी हो जाता है, तो अगर बहुत हैवी हो रहा हो तो पहले बाकी डायरेक्ट चैप्टर्स कवर करिएगा, फिर टेक ओवर। पर जितना मैंने अभी तक बताया था, एटलीस्ट दैट शुड हैव बीन डन बाय एवरीवन। उसके अलावा एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, अप टू 500 करोड़ आप 25% डालते हैं, 500 के ऊपर 10%। पर बाईबैक में एस्क्रो अकाउंट में अप टू 100 करोड़ से कैलकुलेशन होती है, 100 करोड़ तक 25 है, 100 के ऊपर ये। इसकी प्रोसेस होती है कि पहले जो एक पब्लिक अनाउंसमेंट आप करते हैं ना, उसके 5 वर्किंग डेज के अंदर डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट करते हैं। एस्क्रो अकाउंट डीपीएस के पहले खुल जाता है, डीपीएस 4 न्यूज़पेपर्स में होता है, विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम डीपीएस ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को जाता है। पर अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट है, डोंट टेक अदरवाइज, एवरेज किसको बोला आप, अगर आप एवरेज हैं, अपना खुद जानते होंगे, तो ये सब के चक्कर में मत फंसिए। अनलेस यू आर वेरी साउंड इन अदर पेपर्स, डोंट गो फॉर दीज थिंग्स। रॉन्ग होगा पर उपाय नहीं है। हमने तो फिर आपको ये सब भी पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो, ऑफर कंडीशनल अप टू सब्जेक्ट टू मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, इट्स टू हैवी फॉर ऑल ऑफ यू। डायरेक्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, उधर का आदमी इधर नहीं बैठ सकता है, पर एक्सेप्शन था दैट 15 दिन के बाद अगर 100% एस्क्रो में कैश में दे दे तो बैठ सकता है, बट ऑलरेडी बैठा हुआ है तो वोट नहीं कर सकता, और कभी कभी पूरा कैश में देकर भी नहीं बैठा सकते हो। प्लीज डोंट डू दीज टॉपिक्स इफ यू आर ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड। से पहले बोलते नहीं, मैंने पढ़ाया है, और मेरे लाइन बोलने के बाद यही आ जाएगा एग्जाम में, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। पर ये करने जाओगे तो कई चैप्टर्स की मतलब आहुति देनी पड़ती थी। ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए लाइन थी। न्यू सिलेबस सीबी टेक ओवर कोड में ये चैप्टर्स भी बवाल हैं, इसको इसी लेवल पर ये भी करना होगा इफ समवन इज इन न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए छूट थी कि कम पढ़ सकते थे ये सब चैप्टर्स। दिख रहा है सर? विड्रॉवल ऑफ ऑफर पॉसिबल है क्या? 4 केसेस हैं। वॉलेंट्री ऑफर, लुक एट द स्क्रीन, फुल स्क्रीन। वॉलेंट्री ऑफर वही लोग ला सकते हैं जिसकी होल्डिंग 25% या मोर हो, एंड याद रखना ऑफर लाने के बाद 75 या 90 के ऊपर ना जाए। 90 लिस्टेड पीएसयूज में होते हैं। पिछले 52 हफ्तों में आपने कोई टेक ओवर कोड के अनुसार कोई शेयर्स को एक्वायर ना किया हो, और नेक्स्ट 6 महीना में भी आप कोई लेकर नहीं आ रहे हो, एक्सेप्शन दिया हुआ। एक दूसरा वॉलेंट्री ऑफर ला सकते हो या कंपीटिंग ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से सुनने के जितने भी याद रहे शॉर्ट नोट में काम आ जाएंगे कल अगर एग्जाम है तो। कंपीटिंग ऑफर 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डीपीएस ऑफ द फर्स्ट एक्वायरर, जितने लोगों को लाना है वो सब अपना ऑफर्स ला सकते हैं। याद आया? और रेगुलेशन 10 मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया था आपको, रेगुलेशन 10 पढ़ाया ना, उसके 5-7 नाम कम से कम याद रखिएगा। और रेगुलेशन 10 में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट था कि वो भी वापस वही कि एक्विजिशन जो आईबीसी कोड के अंदर आप रेजोल्यूशन प्लान के अंदर एक्वायर करते हैं उसमें सेबी टेक ओवर कोड नहीं लगेगा। ओके, सो दिस वाज योर सेबी टेक ओवर कोड अमेंडमेंट। कहने के लिए ऐसा कुछ खास था नहीं। पक्का एवरीवन? प्लीज स्टॉप द रिकॉर्डिंग। चलिए, हाउ टू मैनेज सेबी लोडर, इसको लेकर बहुत क्वेरी आ रहा है सर, इतना बड़ा है सेबी लोडर, मैं क्या करूं नहीं करूं। जो मैं बोल रहा हूं कम से कम वो मत छोड़िएगा। अगर आपके एग्जाम 2019 दिसंबर 2020 में है तो कोटैक कमिटी रिकमेंडेशन से बहुत क्वेश्चंस आएंगे। सो नोट्स मेरे वेबसाइट पर है, मेरे बुक के एंड में है, सेबी लोडर की जो सेकंड क्लास होती थी, भर भर कर क्वेश्चंस आएंगे। पर जो फ्रेंड्स दिसंबर 18 में दे रहे थे, हमने उनको भी कोटैक कमिटी करवाया था, बट उस समय भी मैं बोलता था लोगों को, उन लोग सिर्फ कोटैक कमेटी पढ़ के जा रहे थे, बेसिक्स छोड़ दिए। दिसंबर 18 में कोई एग्जाम अगर दे रहा था आपका फ्रेंड, तो उनके ना मेरे बुक का पेज नंबर 77, 79, 8, 79, 80 यहां से पेपर आने के ज्यादा चांसेस है मेरे बुक के। 70 77 में उन्होंने टाइप ऑफ पॉलिसीज लिया था जो बोर्ड बनाएंगे सेबी लोडर के अनुसार। पॉलिसीज के नाम पर क्वेश्चंस आ सकते थे। ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स है ना, क्लॉज 33 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेबी लोडर आने के बाद ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं इसको भी कंसोलिडेट करना पड़ता है अपने को। पहले क्या हो रहा था कि या लैंग्वेज मिल गया ना, क्वार्टरली क्लॉज 33। सो क्लॉज 33 एंड वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लॉज 33 बिल्कुल मिस मत करिएगा। एंड यू विल बी शॉक्ड, एक बार एग्जाम में क्लॉज 33 कंपनी लॉ के पेपर के दिन पूछ लिया। तो क्लॉज, क्योंकि वो क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी लॉ कंपनियों को भी जमा देना पड़ता है, तो यू कैन नॉट मेक एनी क्लेम कि हम तो सेबी के दिन पढ़ने वाले थे।
क्लॉज 33 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज सर, बाकी सब छोड़ दूं, किसी ने बोला, मैं तो नहीं बोला। और ये जो रिकॉर्ड डेट और इन्फॉर्म करने की जो डेट्स होते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिक जो नंबर्स थे क्लॉज 17 से 27 कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो वो भी आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए था, क्लॉज 17 से 27। एंड कुछ शॉर्ट नोट्स में बोल रहा हूं, जैसे ये देखो, मैंने कुछ इमेजेस भी ग्रुप में डाले थे, और सेकंड क्लास तो मैंने आप लोगों को मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑडिट कमिटी कौन कौन से मैटर्स को मैंडेटरीली रिव्यू करता है। ऑलरेडी सीएस फाइनल में भी आया हुआ है दैट व्हाट मैटर्स आर मैंडेटरीली रिव्यूड बाय ऑडिट कमिटी। 6 मैटर्स हैं, ग्रुप में इमेजेस आए थे, चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा MDAR रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट के कंटेंट्स। सर कभी अगर कोई आंसर नहीं मिले तो कहां से करूं, आपका नंबर तो ऑफ आ रहा था एग्जाम के समय, गूगल में टाइप करो ना, उस क्वेश्चन को आंसर आ जाता है। एक और रहस्य सर, ये कहां मिलेगा, गूगल पर। गूगल में जब आर्टिकल्स आते हैं तो डेट देखो, कहीं 2014 का मत पढ़ लेना, आप एग्जाम दे रहे हो 2020 में, 19 में, जो भी 21 में। तो मैंडेटरी रिव्यू बाय ऑडिट कमिटी पर डायरेक्ट 6 मार्क्स, अच्छे से लगा। पॉलिसीज पर क्वेश्चंस, तो लोडर को लेके पैनिक मत करना। पॉलिसीज पर क्वेश्चन पेज नंबर 77 से 80 ग्रुप में ले लो, MDAR रिपोर्ट ग्रुप में ले लो। मैनेजमेंट डिस्कशन, मैंने ग्रुप में फोटोज डाले हैं, परसों शाम को जब अपनी वीडियोस खुद देखता हूं ना, आई लव माय वीडियोस, तो मैंने उसी में कुछ स्लाइड्स के इमेजेस खींच के आपको दिया था। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, व्हाट मैटर्स आर मैंडेटरीली रिव्यूड बाय ऑडिट कमिटी। ये पॉलिसीज, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, यू मस्ट डू दीज क्वेश्चंस। तो ये था सेबी लोडर के बारे में जो आपको जरूर करना चाहिए था। थैंक यू सो मच। हम और शॉर्ट क्लिप्स बना के लिए आपके लिए लाएंगे, पर एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, जो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम दे रहे हो, रैंडमली बोल रहा हूं, बहुत बार बोला है पहले भी, फैक्टरिंग, टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, IOSQO मॉडल, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये 5 टॉपिक्स सेम छपेगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वापस बोल रहा हूं, ये 6 टॉपिक से 30 मार्क्स का है। अगर कोई तैयारी कर ले, मतलब समझदार आदमी हो ना, कम पढ़ के पास हो जाए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, FPI, DDP, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये मैंने ICSI मैट से करवाया था। ICSI मैट, DDP, ये कहां लिखा हुआ है सर? मेरे नए मैट्स में पीछे मैंने पूरा बना हुआ था, स्कैटर्ड मार्किंग्स ऑफ ICSI मैट। जो लोग कभी कभी आते हैं, मैनेज करिए। कितना नंबर पेज में? 472, 473 से। मैं एक टर्म पहले पढ़ा था आपसे, मैं यूट्यूब में देख रहा हूं, आप लोगों को एक पेज बांटा था फ्रॉम ICSI मैट, दी स्कैटर्ड मार्किंग्स। DDP, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये जरूर करके जाएगा। फैक्टरिंग, टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, एल्गोरिदम ट्रेडिंग के लिए क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, ICSI मैट। रूल 19 2A, रूल 19 कैपिटल A, रूल 19 2B, क्या चीज किया है सर? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। SME एक्सचेंज पे शॉर्ट नोट, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट नोट। अरे मैं वही बोल रहा हूं जो उस पेज में लिखा हुआ है, तो क्यों डिक्टेशन ले रहे हो? फिर भी लिख लो, टीचर के मुंह से सुनने से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये सेम पार्टिसिपेटरी नोट्स, एक दिन समझाया था, पेज नंबर 34 35 में होगा। पार्टिसिपेटरी नोट्स, इंडेक्स फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो पूरा सुनो, पढ़ाई रोक के इन आंसर्स को याद करो। ये जो आंसर्स डिक्टेट किया ना, इसको पढ़ो, फिर अपना पूरा चैप्टर्स पढ़ना। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लास्ट के दिनों में हुआ है कलकत्ता में, बहुत सुंदर से। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम अलग है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स अलग है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अलग है। पूरा पढ़ाई अब पहले ना इन आंसर्स को करो। सेबी इज अ वेरी इजी पेपर अगर आप इस ढंग से करो। ओके, थैंक यू सो मच। एंड कुछ सम्स करवाया था मैंने पेज 447 से, द टिपिकल सम्स। ओके, और मेरे वेबसाइट को प्लीज देखना एग्जाम के 10 दिन आगे भी। सब तो वो कसम खा लिया ऑनलाइन जाएंगे नहीं, वेबसाइट फालतू चीजों के लिए एक्सेप्शन, सॉरी अच्छी चीजों के लिए एक्सेप्शन भी लाना पड़ता है। प्लीज वॉच, अचानक डाउनलोड ऑप्शन में कुछ डालूंगा, मेरी आदत है 4 दिन पहले भी कुछ डाल देने की। तो अगर घर में प्रणाम करते हो ना, मेरे वेबसाइट को प्रणाम करके जाना, वेबसाइट के डाउनलोड ऑप्शन में कुछ अचानक आएगा। थैंक यू सो मच।